सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम सूरज कुमार महतो है और मैंने यूजीसी नेट जून 2024 जो री एग्जाम हुआ था अगस्त सितंबर माह में, उसमें यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर से 99.41 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। जब से मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तब से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सामने आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार था, यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, कितने कैटेगरी में होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, जेआरएफ में कितना पैसा मिलता है, जेआरएफ का पैसा कब तक मिलता है, क्या नेट क्लियर करने के बाद पीएचडी करना जरूरी है, नेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कितना समय लग जाएगा इसे क्लियर करने में, यूजी स्टूडेंट पीजी स्टूडेंट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने से संबंधित इत्यादि सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए हम इस वीडियो के जरिए में ये सब क्वेश्चन के आंसर लेने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन था, यूजीसी नेट एग्जाम क्या है। केंद्रीय स्तर पर अगर आपको कोई कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए एक यूजीसी नेट एग्जाम होते हैं जो एनटीए कंडक्ट करती है। इसमें है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक प्रकार का पात्रता परीक्षा है जिसके जरिए आप किसी भी देश की किसी भी कोने में कॉलेज में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर स्टेट लेवल में बात करें तो सेट एग्जाम होता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हो गया सीजी सेट छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। वैसे सेंट्रल लेवल में होता है यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एग्जाम एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो सेंट्रल लेवल की एजेंसी है वो कंडक्ट कराती है। तो ये एग्जाम क्या है, तो ये एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक मिनिमम योग्यता है। और फिर क्वेश्चन था, यूजीसी नेट एग्जाम कितने कैटेगरी की होती है। तो इस एग्जाम को मुख्यतः 3 कैटेगरी में अभी बांटा गया है। पहले यह सिर्फ 2 कैटेगरी में होता था, एक था यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और सेकंड था जेआरएफ। अब से जब से जून 2024 के एग्जाम हुआ है इसे 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। कैटेगरी 1 में आते हैं जो जेआरएफ क्लियर करते हैं, जिसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। सेकंड कैटेगरी में आता है यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, और थर्ड कैटेगरी में आता है पीएचडी एडमिशन के लिए। फर्स्ट कैटेगरी का कट ऑफ सबसे ज्यादा रहता है। इसमें एग्जाम करने का फायदा ये है कि इसमें फेलोशिप मिलने लग जाती है आपके पीएचडी के लिए। सेकंड कैटेगरी में यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर करने से ये फायदा है कि आप अगर ये एग्जाम को क्लियर कर लिए यूजीसी नेट एग्जाम का, तो अब कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में स्टेट या सेंट्रल के जाके एज असिस्टेंट प्रोफेसर वहां अपना सर्विस दे सकते हो। साथ में अगर थर्ड कैटेगरी जो पीएचडी एडमिशन के लिए होता है उसको क्रैक करने का प्रॉफिट ये है कि आप कोई सा भी यूनिवर्सिटी सेंट्रल लेवल की या स्टेट लेवल की जो अपना एग्जाम नहीं कंडक्ट करा रही है, सेंट्रल लेवल जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रही है उस बेस पे पीएचडी का एडमिशन ले रही है, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पीएचडी में उस यूनिवर्सिटी में जाकर आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हो। अगर प्रॉफिट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप जेआरएफ क्लियर करोगे तो आपको नेट और पीएचडी जो एग्जाम है ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। अगर आपने नेट एग्जाम क्लियर किया है तो नेट प्लस पीएचडी, और सिर्फ पीएचडी क्लियर किया तो ओनली पीएचडी रहेगा ना, आप नेट के लिए क्वालिफाई रहोगे ना जेआरएफ के लिए क्वालिफाई रहोगे। तो अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं तो उसके एटलीस्ट इतना ध्यान देना चाहिए कम से कम नेट निकले, जेआरएफ नहीं तो सही। थर्ड क्वेश्चन आता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। यह एग्जाम मुख्य रूप से 2 पेपर रहते हैं इसके, जो एक ही शिफ्ट में 3 घंटे के लिए होते हैं। पेपर 1 जो है वह टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहता है, जिसमें कुल मिला के 50 क्वेश्चन रहते हैं। साथ में जो पेपर 2 है वो सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है, जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। पेपर 1 में 10 यूनिट रहते हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, मैथ्स, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रेशन, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट इत्यादि। इस प्रकार पेपर 1 में कुल मिलाकर 10 यूनिट रहते हैं और प्रत्येक यूनिट से 55 क्वेश्चन आते हैं। साथ में पेपर 2 में उसमें भी 10 यूनिट रहते हैं और प्रत्येक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में कुल मिला के 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहता है, तो कुल मिलाकर यह एग्जाम 300 मार्क्स का होता है।
300 मार्क्स का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था जीआरएफ में कितना पैसा मिलता है। अभी ये बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहा था जब से मेरा जीआरएफ क्लियर हुआ कि जीआरएफ करने का फायदा क्या है या इसके बाद पीएचडी करने के लिए कितना पैसा मिलता है। तो ऐसा है, अगर जीआरएफ क्लियर करोगे तो अब कोई से भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन ली है तो शुरू के 2 साल आपको जीआरएफ का पैसा मिलता है। जीआरएफ का पैसा जो है 37,000 है मंथली स्टाइपेंड जो है वो। साथ में इसके अलावा अब जो सिटी में रह रहे हैं, जिसकी मैं बिलासपुर का हो गया, अगर कोई दिल्ली रह गया है तो उसमें हाउस अलाउंस मिलता है। हाउस अलाउंस जो रहता है वो जो सिटी में रह रहा है उस सिटी के मतलब महंगाई जो रहता है या कितना महंगा शहर है उस हिसाब से रहता है। साथ में एक कंटिलेंसी अमाउंट भी मिलता है जो जीआरएफ के दौरान जीआरपी के दौरान प्रतिवर्ष 10,000 के रूप में मिलता है। अगर आप ऑन एंड अराउंड बिलासपुर या रायपुर शहर का देखो तो ये 43 या 45 के अप्रॉक्स बनता है। इसमें 43, 44, 45 बिलासपुर सिटी के लिए। अगर आप कंपेयर टू दिल्ली शहर में अगर पीएचडी करना चाहो तो वहाँ अराउंड 49 या 50 49-50 हज़ार के आसपास मिलती है जो जीआरएफ की 1 मंथ की फेलोशिप मिलती है। तो अगर इसमें एक और दृष्टि से देखा जाए कि 2 साल बाद जीआरएफ होता है उसके बाद वो अपने आप एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है। एसआरएफ मीन्स होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जीआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। 2 साल बाद वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तब जो स्टाइपेंड का अमाउंट था वो 37,000 से बढ़कर उसमें 5,000 का इंक्रीमेंट हो जाता है और वो 42,000 हो जाता है। साथ में जो कंटिलेंसी अमाउंट था जो पहले 10,000 मिल रहा था जो बुक वगैरह खरीदने का रहता है उसमें जब एसआरएफ हो जाता है तो वह 20,000 हो जाता है, सीधा 10,000 उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। और महंगाई भत्ता तो अप्रॉक्स जो पहले था उसी के हिसाब से रहता है। अब ये है जीआरएफ का पैसा कब तक मिलता है। तो जीआरएफ का जो पैसा है वो गवर्नमेंट आपको 5 साल तक ही देती है। अगर आप 2 साल जीआरएफ के लिए और 3 साल एसआरएफ के लिए अगर आपने रिसर्च पहले खत्म कर दी तो पैसा जो मिल रहा था वो बंद हो जाता है। और अगर रिसर्च 5 साल से भी ऊपर चलते रही तो बाकी का जो रिसर्च करना है वो आपको अपने पैसे से करना पड़ेगा, ऐसा है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन था क्या नेट क्लियर करके पीएचडी करना जरूरी है। तो ऐसा क्वेश्चन है कि नेट क्लियर करके जरूरी नहीं है कि आपको पीएचडी एडमिशन लेना, आपकी इच्छा अनुसार डिपेंड करता है कि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते या नहीं ले चाहते। लेकिन अभी गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि एनएफओबीसी ऐसा नाम से कुछ उसका योजना चल रहा है जिसमें आप नेट क्वालिफाई करके भी ओबीसी कैटेगरी के हो तो जीआरएफ के अराउंड उसमें भी फेलोशिप या स्टाइपेंड के रूप में पा सकते हो। साथ ही आईआईटी मद्रास जैसे एक यूनिवर्सिटी है जहां नेट के बेस पे पीएचडी का एडमिशन लेता है और काफी हद तक बहुत अच्छी खासी वहां पे स्टाइपेंड्स पर मंथ मिल जाती है पीएचडी करने के लिए। अगर आप नीट भी क्लियर कर लिया हो तो कोई प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट का जो संविदा भर्ती लेता है उसमें उसके लिए तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हो गया हो। साथ में गवर्नमेंट का जो छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ एपी का वैकेंसी हो गया, मध्य प्रदेश एमपी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि सब में फॉर्म डालने के लिए आप एलिजिबल हो गए हो। फिर क्वेश्चन है नीट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है कि जो अभी एस्पिरेंट है यूजी में पीजी में वो ये पूछते हैं कि नीट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि नीट एग्जाम ऐसा कोई पहाड़ एग्जाम नहीं है जिसको क्लियर ना किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ये आपको 6 महीने या 3 महीने जो पढ़ना है उसको कंटिन्यू पढ़ते रहना चाहिए। साथ में अगर आप यूजी में हो तो यूजी लास्ट ईयर में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग लाइन में जाना है तो इस तरफ ध्यान देना स्टार्ट करो। या पीजी में आने के बाद पहले आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि पीजी में अगर फर्स्ट सेम में हो या यूजी लास्ट ईयर से आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो। अभी मैं बीएड कॉलेज जाता हूँ तो वहाँ डीएलएड के भी जो है बच्चे स्टूडेंट हैं वो भी मेरे से ये वाले क्वेश्चन पूछते थे कि जीआरएफ कैसे क्लियर करें, और जबकि वो अभी 12वीं पास ही करके आए। तो अभी इस समय आपको इसका ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप डीएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इट इज ग्रेजुएशन का 1-2 साल कम से कम निकलना ही चाहिए। उसके बाद आप इसमें कॉन्सेंट्रेट करो कि नेट एग्जाम दिलाए क्या या जीआरएफ क्या होता है या जीआरएफ क्लियर करें। एक जीआरएफ या नेट एग्जाम दिलाने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो रहती है वो रहती है कि आपको मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना जरूरी रहता है। उस पर इन्वॉल्व होने के बाद ही आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म डाल सकते हो। तो अभी आप ग्रेजुएशन में हो या ऐसे डीएड वेड कर रहे हो साथ में पार्ट टाइम ग्रेजुएशन चल रहा है तो ये ध्यान रखो कि अभी कम से कम ग्रेजुएशन के 1 या 2 साल
बीतने दो, उसके बाद इस एग्जाम में सोचो। ठीक है। और फिर आता है कितना समय लग जाएगा इसे क्लियर करने में, ये एक क्वेश्चन था। तो इसके मानो कि जो स्टूडेंट है उसके अपने अपने कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जिसकी कोई हो गया ये मॉडर्न हिस्ट्री का बुक हो गया स्पेक्ट्रम, इसको कोई 10 दिन में भी पढ़ सकता है, कोई 20 दिन में भी पढ़ सकता है, कोई 4 महीने में भी पढ़ सकता है। तो आप कैपेसिटी और आप कितना उसको फैक्ट को रट सकते हो या उसको रिमेम्बर रख सकते हो और एग्जाम में उसको कैसे टैकल कर सकते हो कि या क्वेश्चन आया है जिसके आर्य समाज के बारे में आ गया, आर्य समाज से रिलेटेड कौन था, राजा राम मोहन राय कौन था और उसके सीक्वेंस में क्या क्या दिया था, इत्यादि क्वेश्चन आपके वो कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना कुछ याद रख सकते हो। और जो याद रखे हो एग्जाम के टाइम में उसको कैसे उसमें फिट बैठा सकते हो कि सीक्वेंस वाइज जमाना है वगैरह हो गया वो सब। तो ये सब अगर नीट एग्जाम के लिए देखो तो मिनिमम समय, अगर आप यूजी में हो पीजी में हो तो आप उसी टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। पीजी में हो तो फर्स्ट सेम से आपके लास्ट सेम मतलब फोर्थ सेम तक पहुंचते पहुंचते इतना तो कंफर्म है कि नीट या जीआरएफ दोनों में से क्या लास्ट तक जाते जाते दोनों ही क्लियर हो जाएगा। साथ में अगर आपने पीजी पास आउट हो गया है तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर कोई पीजी पास आउट हुआ है तो एक तो हो गया जो अजय माला पढ़ के या फिर आता है कितना समय लग जाएगा इस एग्जाम को क्लियर करने में। बेसिकली हम इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर जो प्रिपरेशन कर लिया है तो अगर कोई पीजी के बाद पीजी जो है वो अजय माला या कोरोना काल में पास किया है और उसको जरा सा भी अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, ना ही उसके जीएस हो गया, जनरल स्टडी या मैथ्स रीजनिंग हो गया, इसके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को 1 साल तो कम से कम अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा नीट जीआरएफ के लिए, तब उसका निकल सकता है। साथ में सेकंड कैटेगरी में आ गया जो अपना सब्जेक्ट रहता है पीजी में उसको तो पढ़े हैं लेकिन एकदम अच्छे से नहीं पढ़े हैं। साथ में वो कंपटीशन एग्जाम जैसे छत्तीसगढ़ में हो गया, सीजी व्यापा में, एसएससी जीडी, एनटीपीसी हो गया, ये सब एग्जाम दिलाते रहते हैं लेकिन स्पेसिफिक नीट एग्जाम के लिए पकड़ नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थी को अप्रॉक्स 5-6 महीना तो लग जाएगा। साथ में क्या रहते हैं एकदम मल्टी टैलेंट स्टूडेंट रहते हैं जो सीजीपीएससी मेंस में चले गए, इंटरव्यू लिए हैं, या कई लोग रहते हैं जो सीजीपीएससी भी क्लियर कर चुके हैं या व्यापम के पोस्ट में ऐसे टीचर वीचर। मैं छत्तीसगढ़ को तो ऐसे कई क्वेश्चन आए हैं जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं, वो भी पूछ रहे थे मेरे से कि एग्जाम कैसे क्लियर करें। तो ऐसे लोगों के लिए उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये। अगर कोई पीएससी या व्यापम में ऑलरेडी पोस्ट लेके बैठा है तो उसको इतना तो पता है कि एग्जाम कैसे क्लियर किया जाता है। तो ऐसे लोग अगर स्पेसिफिक 3-4 महीना सीधा नीट एग्जाम ही क्लियर करने में ध्यान दे दे, इतना तो मैं श्योर हूँ कि अगर जीआरएफ नहीं निकला तो नीट तो निकाल लेंगे। बस एग्जाम के टाइम ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बरकरार रखनी चाहिए। अगर एक दिन आपने 6 घंटे पढ़ा है तो दूसरा दिन कम से कम 6 घंटे जो डेली पढ़ो उसको कंटिन्यूअस रखना चाहिए कम से कम 2 या 3 महीने तक। तो नीट जीआरएफ नहीं तो नीट एटलीस्ट दोनों में से कोई ना कोई एक तो क्लियर ही हो जाएगा। हाँ, बट कॉन्स्टिट्यूएंसी रखना चाहिए कि आज मैंने 10 घंटा पढ़ लिया, कल मैंने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। और फैक्टर को मल्टी टाइम रिवाइज करो। अगर पेपर 1 है, पेपर 2 अब जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसा मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट था तो हिस्ट्री में डेट याद नहीं रहती है। अगर आज मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ा और 4 दिन बाद पढ़ा तो फैक्ट ऑलरेडी भूल जाऊंगा मैं। साथ में इसमें बहुत सारे सीक्वेंस रहते हैं जिसकी चोल वंश के शासकों का क्रम हो गया, सुंग वंश के शासकों का क्रम हो गया, मौर्य वंश के शासकों का क्रम हो गया, या कौन सा वंश पहले या कौन सा वंश बाद में आया, इत्यादि संबंधी जो रहता है सीक्वेंस वो याद करना काफी टफ है अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में। तो आप अगर नीट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो, अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट से है तो ये सब डेली रिवाइज करते रहो। एक बार पढ़ लो, हर हफ्ते में 1-2 दिन कम से कम रिवीजन में टाइम दो। अगर आप रिवीजन में टाइम दोगे तो आपको फैक्ट बहुत ज्यादा टाइम तक रिमेम्बर रहेंगे और इस रिमेम्बर रहने का फायदा ये होगा कि आप एग्जाम में बेटर कर पाओगे। और अगर कोई पोस्टेड इंसान है, टाइम नहीं मिल रहा है या कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि कम से कम डेली का 4-5 घंटे उसको पढ़ने का टाइम कैसे भी करके निकाल ले। 2 घंटा सुबह का भी हो सकता है या 2 घंटा वो शाम का भी हो सकता है। बस टाइम निकाले, कंटिन्यूसली इसको पढ़ते रहे और धैर्य बना के रखे। अगर आप यूजीसी नेट हिस्ट्री का सिलेबस देखोगे, एकदम कोई पहाड़ से कम सिलेबस नहीं है। तो पूरा एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया,
साथ में जो सब्जेक्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री या हिस्टोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री तो इसमें बहुत कम आते हैं, हिस्टोग्राफी वो भी बहुत लोग के लिए नया है। अगर कोई यूजी स्टूडेंट इसमें जाए या पीजी जाए तो इतिहास लेखन के बारे में बहुत कम पढ़ा रहता है, उसको ये वाला क्वेश्चन नहीं लगेगा। साथ में एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री है, उसमें भी एक एक चीज पे बारीकी पे डिस्कशन की गई है यूजीसी नेट के एग्जाम में। और जो क्वेश्चन पेपर आता है वो भी एकदम डीप में आता है। तो अब तो अगर क्वेश्चन पेपर या सिलेबस देखते हो तो आपको पहले घबराना नहीं है, एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो सब आइडिया हो जाएगा और एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। साथ में एक और क्वेश्चन है कि यूजी स्टूडेंट पीजी स्टूडेंट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आप यूजी में हो और अगर आपको नीट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर वाली लाइन में लाना है तो एटलीस्ट 2 साल तो कॉलेज का जो कॉलेज लाइफ रहता है उसको एंजॉय करो। थर्ड ईयर में पहुंचने के बाद ये ध्यान रखो कि सिलेबस क्या क्या है, उसको बस थोड़ा सा पढ़ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टार्ट कर दो क्या क्या सिलेबस या उस रिकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है करके। और पीजी में जाओगे तो यूजीसी नेट की मिनिमम विजिबिलिटी है कि आपको पीजी में एडमिशन रहना चाहिए दिलाने के लिए, तो पीजी में थोड़ा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करना। तो एटलीस्ट पीजी कंप्लीट होते होते तक आपको नीट या जेआरएफ या दोनों नीट जेआरएफ दोनों क्लियर हो जाए रहेगा, उसके बाद आप पीएचडी में इन्वॉल्व हो जाना। और अंतिम क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इंटरव्यू में बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स में अपने इंटरव्यू दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि आप आने वाले प्रशिक्षार्थी को क्या सलाह देना चाहते हैं, या दिसंबर 2024 में जो नीट का एग्जाम होने वाला है उसके प्रशिक्षार्थी को क्या सलाह देना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ। एक तो पहले आपको सिलेबस या क्वेश्चन पेपर देख के घबराना नहीं है, सिलेबस बहुत टफ है या क्वेश्चन पेपर जो आता है वो बहुत डीपली पूछता है। साथ में अभी इस बार जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का कट ऑफ बहुत हाई गया है। अदर ईयर में जो एग्जाम हुआ था उससे इस बार कंपेयर करें तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई था। तो ऐसा यूट्यूब में बहुत वीडियो बन गया है या बहुत र्यूमर फैल रहे हैं कि इतनी कट ऑफ आ रही है तो एग्जाम करना काफी टफ हो गया है। तो आपको ये नहीं देखना है, अपने में भरोसा रखना, एग्जाम क्लियर होगा। चल आधे लोग नहीं निकाल पा रहे हैं तो कुछ न कुछ तो है जो जेआरएफ क्लियर ही कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सबके सब जेआरएफ से बाहर हो जा रहे हैं। तो आपको एक धैर्य बना के रखना है। साथ में मैं हर बार बोलता हूँ कि आप एग्जाम देने जाओगे या एग्जाम में बैठोगे तो मुख्य रूप से आपको इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि अगर एग्जाम में आपका पेपर 1 स्ट्रांग है तो पहले पेपर 1 को सॉल्व करो, अगर आपका पेपर 2 स्ट्रांग है तो पहले पेपर 2 को स्ट्रांग करो। और मॉक लगा के आपको ये आइडिया लग जाएगा या पीवाई को सॉल्व करने से कि मेरा पेपर 1 स्ट्रांग है या पेपर 2 स्ट्रांग है। जो सब्जेक्ट आपको स्ट्रांग रहेगा एग्जाम में सबसे पहले आप वही सब्जेक्ट को सॉल्व करना। और ये ध्यान रखना कि अगर मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से हूँ और मेरा हिस्ट्री स्ट्रांग है और मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट दिलाने स्टार्ट किया तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत टफ रहते हैं, ऐसा लगता है कि ये तो क्वेश्चन मैंने कभी नहीं पढ़ा है, पहली बार सुन रहा हूँ। तो ऐसे केस में आपको घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। अगर क्वेश्चन टफ आया है तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, बाकी जितने भी यूजीसी नेट हिस्ट्री के एग्जाम दिला रहे हैं सबके लिए क्वेश्चन टफ है। अगर क्वेश्चन इजी आया है तो सिर्फ आपके लिए इजी नहीं है, अगर क्वेश्चन इजी आ गया या सब आपसे बन रहा है तो इतना जल्दी खुश भी नहीं होना है। एकदम स्टार्टिंग के खुशी लास्ट में दुखी देता है। क्वेश्चन इजी भी आया तब को आपको अच्छे से धैर्य बना के सॉल्व करना है, और क्वेश्चन टफ आया तो स्टार्टिंग में आपको घबराना ही नहीं है। बहुत सारा ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन टफ देखे बना नहीं है तो उन लोग घबराहट आ जाती है, साथ में वो फ्यूचर दिखने लगता है कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ, घर वाले क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, ये सबको दूर रखना है। और सिर्फ 3 घंटे जो एग्जाम का टाइम रहता है उसको सिर्फ आपको एग्जाम में ही फोकस करना है। अगर आपने अच्छे से 4-6 महीने पढ़ाई की होगी तो एग्जाम आपसे जरूर बनेगा। नेट नहीं तो जेआरएफ दोनों में से कोई ना कोई एक तो एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। नेट नहीं हुआ तो जेआरएफ नहीं हुआ तो नेट एग्जाम निकल ही जाएगा। साथ में अच्छे से पढ़ाई करो। जो लास्ट से एडवाइस देना चाहता हूँ, 3-4 महीना जो एग्जाम बचे हैं अभी ध्यान रखोगे तो कम से कम नेट या जेआरएफ दोनों क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।